नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर नंबर 7। और क्वेश्चंस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो आईडीडी के स्टूडेंट हों, चाहे वो एचआई के हों, चाहे वो वीआई के हों, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लॉन्ग आंसर या एक और दो शब्दों वाले क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले आईडीडी के लिए जो फुल फॉर्म्स हैं उनको हम देख लेंगे। उसके बाद में जो जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं हम उन पर चर्चा कर लेंगे। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एसईसी यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि इसके बाद में एनईटी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और आपसे ये भी आपसे पूछ सकता है भैया एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। एक आती है RUSA, इसकी फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। और एक इसकी फुल फॉर्म RMSA। ये दोनों फुल फॉर्म जाकर के कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगी इसकी फुल फॉर्म। UE यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड, डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग। तो ये आपकी ट्रेनिंग, तो ये आपकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले परिभाषा आपसे समुदाय की पूछ सकता है। सबसे पहले आपकी परिभाषा समुदाय की पूछ सकता है। कहेंगे भाई समुदाय क्या है, तो कहेंगे गिलबर्ट्स ने समुदाय के बारे में बताया, समुदाय एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक समूह है। समूह का बोध करेगा जिससे सब प्रकार के असीमित, विभिन्न और जटिल संबंध में होते हैं या सामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यहाँ पर इसको आप याद कर सकते हो, ये बहुत, अगर आप इसको याद कर लेना, मैंने 2-3 परिभाषाएं यहाँ पर लिख दी हैं, ये परिभाषाएं आप याद कर लोगे, बहुत अच्छी है। या सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। मैकावर एवं पेज ने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। आगबर्न और निमकॉफ भी और आपके किंग्सले भी, इनकी परिभाषाएं सबकी यहाँ पर दे दी गई हैं। टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए। हो सकता है यहाँ पर आदर्शवाद ना आपसे पूछे तो कह दे कि भैया अपना है जो व्यवहारवाद को परिभाषित कीजिए, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन आदर्शवाद जो आपके पेपर में पूछा गया था, आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं, किंतु इनका सभी का सार क्या है, आत्मा ही जगत का पदार्थ है और मानसिक रूप सत्य है। यानी कि हम पदार्थ में अगर ईश्वर को देख रहे हैं, हम अगर क्या कह रहे हैं कि जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वही है सुंदर है, बाकी हमारा जो संसार है वो सभी क्या है, एक झूठ मात्र है। तो ये कौन कहता है, आपका आदर्शवाद कहता है। वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, मूल्य शिक्षा की बात करते हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वैल्यू एजुकेशन के बारे में भी पूछ सकता है और आपसे स्त्री शिक्षा के बारे में भी पूछ सकता है। स्त्री शिक्षा के बारे में भी पूछ सकता है, तो स्त्री शिक्षा को भी तैयार कर लीजिएगा। वैल्यू एजुकेशन क्या है, तो कहेंगे मूल्य शिक्षा व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास पर जोर देती है ताकि उसका भविष्य संवर सके और कठिन परिस्थितियों में आसानी से निपटा जा सके, या बच्चे को ढालता है ताकि वे सामाजिक, नैतिक और लोकतांत्रिक कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक जो है उसको बदलते हुए वातावरण बना सके। वैल्यू एजुकेशन से शारीरिक और भावात्मक विकास जो होंगे, इसको यह आपको ढंग सिखाता है कि भाईचारे को कैसे विकसित किया जाएगा, देशभक्ति की भावना, और भैया धार्मिक सहिष्णुता भी यहाँ पर विकसित होती है। मूल्य शिक्षा की परिभाषा किसने दी, तो लेविस ने मूल्य शिक्षा की परिभाषा दी। कहा कि लालच की भावना में उच्चतम रुकावट सकारात्मक रूप में शारीरिक दंड की प्रतिक्रिया से है और नकारात्मक रूप से विचार और तर्कशीलता से है। तो ये मूल शिक्षा की इन्होंने परिभाषा दी थी। शिक्षा को परिभाषित कीजिए, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। शिक्षा को परिभाषित कीजिए, ये आपसे पेपर में पूछा भी गया है और दो बार आपसे ये पेपर में पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो शिक्षा की परिभाषा किसने दी, तो कहेंगे महात्मा गांधी ने क्या कहा,
शिक्षा की, तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का जो हो वो सर्वोत्तम विकास हो। ये किसने कहा? शिक्षा, महात्मा गांधी ने कहा। शिक्षा के उद्देश्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होंगे? तो शिक्षा के उद्देश्य होंगे बच्चे को सार्वभौमिक बनाना, विशिष्ट उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। तो ये उद्देश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पालन पोषण, संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो आपके बच्चे का चरित्र का निर्माण हो, बच्चे का सामाजिक दक्षता का निर्माण हो, बच्चे का व्यक्तित्व बेहतर हो, सामाजिक विकास बढ़िया हो, तो ये सब चीज़ें आपको शिक्षा के उद्देश्यों में देखने को मिल जाएंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा शिक्षा के बारे में, शिक्षा का आशय मनुष्य मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतर सत्य को पहचान सके, यानी कि जो लास्ट अंतिम सत्य है उसको पहचान सके और इसके साथ एक रूप से हो सके और अभिव्यक्ति कर सके। तो ये किसका है? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया। दर्शन के अर्थ को परिभाषित कीजिए, दर्शन का क्या अर्थ होगा उसको आपको परिभाषित करना है। तो हम बात करते हैं दर्शन का शाब्दिक अर्थ। कहेंगे दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फिलोस और सोफिया शब्द से हुई। फिलोस का अर्थ है प्रेम और अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, यानी कि प्रेम और अनुराग के प्रति अगर ज्ञान है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान, अनुराग और प्रेम का या ज्ञान का प्रेम, इसका अर्थ, ठीक है। इस दृष्टि में ज्ञान अथवा सत्य की खोज करना और उसे वास्तविक रूप से समझना और उसको कला में प्रदर्शन करना, ये क्या है? आपका दर्शन है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा था, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नई नई बातों को जानने और रुचि उसमें प्रकट करता है तो वो और संतुष्ट नहीं होता। जितनी नई नई बातों को जानता है और उन बातों को जानने के लिए रुचियाँ प्रकट करता है और संतुष्ट भी नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो कहेंगे विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो राष्ट्रीय नीति यानी कि आपका राष्ट्रीय नीति 2006 में यहाँ पर नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। तो हम कहेंगे भैया विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था विकलांगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उन्हें सामाजिक न्याय और अवसर प्रदान करना। इसमें क्या होगा? बच्चों के स्वास्थ्य, पुनर्वास की बात की जाएगी, लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करना, जहां पर उन्हें भैया मुफ्त पुनर्वास के जो भी चीज़ें हैं वो दी जा सके। पुनर्वास करने के लिए जो भी उनका कह सकते हैं कि अगर मान ली पुनर्वास में कोई भी उनको आर्टिफिशियल लिम्ब या कुछ भी चाहिए तो उनको मिल सके। प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में विकलांग लोगों के लिए विशेष सुविधा, विशेष शिक्षा की सुविधा और रोकथाम के लिए शीघ्र पहचान की जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए जाने। शिक्षा के स्तरों में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और विशेष स्कूलों की स्थापना और मौजूदा स्कूलों की सुविधाओं पर विकास किया गया और व्यावसायिक शिक्षा पर भी काफ़ी जोर दिया गया। छात्रों को, दिव्यांग छात्रों को आरक्षण की भी बात की गई। जैसा कि आपको पता है कि आरक्षण आपको PWD के अनुसार कहा गया कि भैया 3% का आरक्षण दिव्यांगों को दिया जाएगा नौकरियों में। इसके बाद में ये आपका जब आया तो 1995 में आया। इसके बाद में आपका आया RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो कहेंगे ये आपका आया 2016 में। यहाँ पर आपको 7 प्रकार बताए गए थे और यहाँ पर आपको 21 प्रकार बताए गए, 21 प्रकार बताए गए। तो जब 21 प्रकार आपके यहाँ पर बताए गए तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर 4% का आरक्षण भी आपका बढ़ा दिया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में रोजगार की बात करते हैं तो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में विकलांगों के लिए आरक्षण, दिव्यांग लोगों के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता अवसरों को बढ़ावा देना, कार्यस्थलों पर विकास, लोगों के लिए अनुकूलित वातावरण स्थापित करना। इसकी सुलभता की अगर बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन और इमारतों को दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ बनाना। मान लीजिए कोई ऐसा स्थान जहाँ पर दिव्यांग लोग जा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था करना और परिवहन में भी अच्छे से व्यक्ति चढ़ सके, इनके लिए भैया मुफ्त कह सकते हैं कि परिवहन को भी मुफ्त करना और भैया इनके चढ़ने उतरने के लिए भी जो रैंप वगैरह है और जो सीढ़ियाँ वगैरह है इनके लिए भी उनके अनुसार बनाना। नई नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार और साधनों को विकसित करना। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा सहायता को बेहतर करना और उनके लिए पेंशन योजना बनाना। अधिकारों की भी सुरक्षा करना, दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और कानूनों को बेहतर बनाना और इनमें भेदभाव जो है
उसको कम करना। संगठनात्मक उपाय के अंतर्गत दिव्यांग लोगों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर का जो ढांचा है, संगठनात्मक ढांचा है, उसको विकसित करना और एनजीओज के काम को और गैर सरकारी संगठनों के काम को सहयोग करना और समर्थन करना। ये इसका कार्य था। 2006 के जो कि आपकी राष्ट्रीय नीति थी उसमें समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए दिव्यांग बच्चों के अधिकारों और कल्याणों के लिए जो भी नीतियाँ थी उसको बेहतर करना, समाज में सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए अवसर देना और इसके साथ ही जो भी कार्यान्वयन है इसके परिणामों का मूल्यांकन करना, ये यहाँ पर शामिल था। आप वार्षिक विद्यालय योजना कैसे तैयार करेंगे? एनुअल स्कूल प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे और भी ऐसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें जो बताई जा रही हैं हो सकता है आपके एग्ज़ाम में मिल जाएं, बस यही सोच के आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि भैया ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करके दिए जाएं कि आपको वो एग्ज़ाम में फंस जाएं। बाकी देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, पढ़ के जाइएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बात करते हैं एनुअल स्कूल प्लान की, तो कहेंगे जब एनुअल स्कूल प्लान बनाया जाएगा तो इसका उद्देश्य होगा विद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को सुचारू रूप से लागू करना और संचालित करना। इसमें क्या करेंगे, हम बच्चे का आकलन करेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। जो बच्चे ने अभी तक सीखा है पिछले वर्षों में, जो पिछले वर्षों का मूल्यांकन बच्चे का हुआ है उसमें उपलब्धि कितनी थी और चुनौतियाँ क्या क्या थी, क्या क्या हम करा करके बच्चे को और आगे बढ़ा सकते थे, इसकी समीक्षा करना। प्रदर्शन विश्लेषण करना, छात्रों के लिए जो भी विद्यालय है इसके शिक्षकों का प्रदर्शन का विश्लेषण करना और फीडबैक लेना, माता पिता से, शिक्षकों से और विद्यार्थियों से क्या करना, फीडबैक लेना उस बच्चे के बारे में। लक्ष्य का निर्धारित करना, लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करना, जहाँ पर दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाए। दीर्घकालीन लक्ष्यों के अनुसार बच्चे के जो कह सकते हैं नए नए गोल हैं उनको लिया जाए, वार्षिक लक्ष्य बनाए जाएँ, जिससे भैया विशिष्ट रूप से मापनीय उद्देश्यों को तय किया जाए। यहाँ पर नीतियाँ और रणनीतियाँ बनाई जाएँ जिससे कि शैक्षिक नीतियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और आकलन की जो है नीतियों को बेहतर किया जाए। इसमें प्रशासनिक नीतियाँ बने जिससे विद्यालय प्रबंधन, अनुशासन, सुरक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण हो। और भैया क्या हो सके कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाए उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी रखा जाए, खेल कूद हुआ, कला संगीत और पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी बेहतर तरीके से आयोजित किया जाए, उनकी योजना बनाई जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी एनुअल गोल में। संसाधन का आवंटन किया जाए, भाई जो भी रिसोर्स आएंगे उनके लिए कितना बजट होगा, कितनी धनराशि आवंटित होगी, क्या क्या सामग्रियाँ आएंगी, पुस्तकालय में क्या रखा जाएगा और जो भी सहायक सामग्रियाँ होंगी, संसाधन होंगे वो कैसे हो, कितने आएंगे, इसकी व्यवस्था करना। इसमें भैया कार्य योजना बनाना यानी कि एक्शन प्लान बनाना, मासिक और साप्ताहिक योजना बनाना। देखो भाई सीधी सी बात है, एक साल का जो गोल बनाया जाएगा उसमें हम 1 महीने का गोल अगर बनाते हैं, 3 महीने का गोल अगर बनाते हैं तो बच्चे को हम धीरे धीरे करके चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें साप्ताहिक और मासिक गोल जो हैं वो लक्ष्य बनाने होंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे, प्रभावी ढंग से उसका निर्देशन करेंगे और कार्यशालाएं और प्रशिक्षण को भी हम लोग तैयार करेंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसका निगरानी भी करेंगे, इसका मूल्यांकन भी करेंगे। हम लोग बच्चे का मासिक और त्रैमासिक मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे बच्चे की प्रगति का आकलन हो जाएगा कि बच्चे ने कितना सीख लिया है और उसका आवश्यकता के अनुसार जो भी फीडबैक है हम उसको भी देंगे कि भैया ने इतने इतने सीख लिया है बच्चे ने। संवाद यानी कम्युनिकेशन भी करेंगे, इसके लिए शिक्षक, कर्मचारी और विभिन्न विद्यार्थियों के बीच में क्या करेंगे, संवाद करेंगे, माता पिता से सहयोग भी मांगेंगे। रिपोर्टिंग दस्तावेज भी तैयार करेंगे, जो भी नियमित अंतराल के रिपोर्टिंग दस्तावेज हैं इनको भी तैयार किया जाएगा, कैसे योजना बनाई गई, क्या नीतियाँ थी, क्या गतिविधियाँ थी, इनको भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद में शिक्षा की विभिन्न एजेंसियाँ जैसे कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक की बात होगी, फॉर्मल, इनफॉर्मल और आपका नॉन फॉर्मल की बात होगी। तो कहेंगे हम औपचारिक शिक्षा यानी कि ये वो शिक्षा जहाँ पर निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित लोग और क्या कह सकते हैं आपका जितनी भी चीज़ें होंगी वो निश्चित होंगी। निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम लागू किया गया, निश्चित लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें आपकी कह सकते हैं यहाँ पर लागू की जाएंगी वो सभी कैसी होंगी, निश्चित होंगी। यानी कि एक व्यवस्थित समूह होगा जो स्कूल, विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों में आपको मिलेगा, जहाँ पर आपका जो भी पाठ्यक्रम होगा वो बच्चे के अनुसार होगा, निश्चित होगा, निश्चित समय में ही उसको ख़त्म किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, प्रमाण पत्र और डिग्रियाँ दी जाएंगी कि भैया जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको डिग्री मिलेगी या प्रमाण पत्र मिलेगा। उसके बाद में
शिक्षण प्रशिक्षण जो है वो भी आपको जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उसके द्वारा आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में इनफॉर्मल की जब बात करते हैं तो कहते हैं भैया ऐसी शिक्षा जो हम बाहर किसी से भी ले लें, यानी कि आप अपने परिवार में, अपने मित्र में, अपने समाज में किसी से भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं पर आप आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, कभी भी ये शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा जो थी, ये वाली शिक्षा तो कहते थे ये केवल स्कूल और जो हमारे विश्वविद्यालय यहीं तक सीमित थी। लेकिन जब आप अनौपचारिक शिक्षा की बात करोगे तो ये जीवन पर्यंत आपकी चलने वाली शिक्षा है, जो आपको कहीं से भी कभी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यात्रा करते समय, खेल खेलते समय कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाए। इसमें कोई निश्चित समय नहीं, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, कोई निश्चित लोग नहीं, आप कहीं भी किसी से भी शिक्षा ले सकते हो। इसके बाद में भैया आपका निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये आपका औपचारिक और अनौपचारिक इसके दोनों के बीच की एक कड़ी होती है। ये बहुत ज़्यादा लचीली होती है, इसमें दोनों के गुण जो है वो पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका निरौपचारिक शिक्षा, जहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी, जो विशेष कौशलों को सिखाने के लिए आयोजित की जाएंगी, जो आपके कम्युनिटी सोर्स और एनजीओज़ को बढ़ावा देंगी, सामुदायिक केंद्र और गैर सरकारी संगठन को जो है बढ़ावा देंगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। दिव्यांगता के क्षेत्र में सरकारी संगठनों की भूमिका, सरकारी संगठन चाहे आपके एनसीटी हो, एनसीईआरटी हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, आप यहाँ पर आरसीआई को भी लिख सकते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद को भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर एससीईआरटी को भी लिख सकते हैं, तो इनको सबको आप लिख सकते हैं। तो जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन था, हम लोग कह सकते हैं एनसीटी, तो ये विशेष शिक्षा कार्यक्रम को तैयार करना, दिव्यांगों के लिए आवश्यकताओं को समझना, उन्हें सशक्त बनाना, इसके लिए पाठ्यक्रम का विकास करना, जो भी जुड़े हुए पाठ्यक्रम है उसको विकास करना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा और निर्देशन को बढ़ावा देना। जो भी शैक्षिक अनुसंधान है यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, एनसीईआरटी है, ये क्या करेगा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगा और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए जो अनुकूलित पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करेगा। ये आपका एनसीटी। एमओई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर हम कहेंगे निश्चित जो भी शिक्षा है उसके द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति उसको अपनाना और दिव्यांगों के लिए उसके अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करना। तो ये आपके जो सरकारी संगठन थे इनके बारे में था। इसके बाद हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की, SSA की। तो कहेंगे सर्व शिक्षा अभियान जो कि आपका, हाँ अगर हम बात करें ये किसके द्वारा, तो माननीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की, सर्व शिक्षा अभियान, जहाँ पर जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 21A की बात की गई, 21A की बात की गई और कहा गया कि भैया सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिले। 86वें संविधान संशोधन में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और कहा गया भैया सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि सब पढ़ें सब बढ़ें, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। और इसको क्या था, इसको 2001 में शुरुआत इसकी की गई और क्या कहा गया, इसके आगे शुरुआत करने के बाद में इसको जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से, यानी कि इसके बाद में जो अधिकार अधिनियम आया इसी को आगे बढ़ाने के लिए आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। इसमें क्या था कि सभी बच्चे को स्कूल में नामांकन सुनिश्चित कराना, यानी कि 2003 तक सभी बच्चे जो हैं स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करा लें और 2007 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है वो प्राप्त कर लें और 2010 तक का लक्ष्य ये रखा गया कि बच्चा कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्राप्त कर ले, इतना लक्ष्य रखा गया। इसी के बाद में भैया ये आपका अधिनियम 2009 वाला जो था वो 1 अप्रैल 2010 से जो था उसको लागू किया गया। यहाँ पर समान अवसर देना यानी कि सामाजिक और आर्थिक लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। और हाँ, यहाँ पर क्या कहा गया, जो भी प्राथमिक विद्यालय होंगे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर, और जो भी आपकी कक्षा 8 तक के विद्यालय होंगे घर से 3 किलोमीटर की दूरी तक बच्चों की गुणवत्ता को बढ़ाना, बच्चों में ज्ञान कौशल का विकास करना और बच्चों के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, बच्चों को शौचालय, पेयजल और पुरस्कार जो भी पुस्तकालय है इसको प्राप्त कराना, प्रशिक्षण देना, नए स्कूलों का निर्माण कराना, स्कूल में रैंप की व्यवस्था कराना, निःशुल्क पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उनको प्राप्त कराना, मध्याह्न भोजन देना, मिड डे मील जिसको हम लोग बोलते हैं, मिड डे मील बोलते हैं, MDM जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आ जाती हैं। आपसे कभी कभी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी आपसे 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके उद्देश्य भी, ठीक है।
स्कूल प्रशासन की बात करते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जिसके द्वारा विद्यालय का प्रबंधन और संचालन किया जाता है। इसमें विद्यालय के सभी विभागों और गतिविधियों का समन्वय नियंत्रण शामिल होता है, ताकि शिक्षा का उच्चतम स्तर जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके। स्कूल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सकारात्मक और प्रभावी शिक्षा वातावरण बनाना, जिसमें छात्र, शिक्षक और जो भी स्टाफ के सदस्य हैं इनके कर्तव्यों को निभा सकें। इसके लिए भैया शैक्षिक नेतृत्व को बनाना, पाठ्यक्रम का विकास, कार्यान्वयन करना और शिक्षा के प्रशिक्षण और पेशेवरों का विकास के लिए इसको आयोजित करना, शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता को निगरानी में लाना। प्रशासनिक प्रबंधन में स्कूल की समय सारणी, कक्षाओं का निर्धारण और संचालन करना, स्टाफ की नियुक्ति करना और मूल्यांकन करना, रिकॉर्ड रख रखाव रखना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो स्कूल के बजट का विकास, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, वित्तीय रिकॉर्ड का रख रखाव और रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। बुनियादी ढांचे में आपके क्या क्या आएगा, स्कूल भवन का निर्माण करना, परिसर का देखभाल करना, उसका रख रखाव करना और भैया बच्चों के लिए सुरक्षा देना। छात्र कल्याण की बात करना, छात्र के व्यक्तिगत और शैक्षिक विकास करना और इसके लिए भी अनुशासनात्मक रीतियों का निर्माण करना और उसका पालन करना। सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, गतिविधियों का आयोजन करना और इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित देना। इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी? स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारियां शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन, विकास की समीक्षा, पाठ्यक्रम के विकास की समीक्षा, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन और मूल्यांकन का प्रबंधन। तो ये सारी चीज़ें आपको विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत जो भी इसकी जिम्मेदारियां हैं वो देखने को मिल सकती है। बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाना, नीति का निर्माण करना, तो ये सारी चीज़ें आपके विद्यालय प्रशासन में आपको देखने को मिल सकती हैं। महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन के बारे में बताइए। हो सकता है यहाँ पर आपसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ ले या आपसे कोई और भी पूछ सकता है, लेकिन महात्मा गांधी मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने आपको बता दिया। महात्मा गांधी के बारे में पहले लिख लीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, गुजरात में कब हुआ था, इनका नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने 3H पे बात की थी, हेड हैंड और हार्ट की शिक्षा की बात की थी। तो इन्होंने कहा था कि भैया बच्चे को स्वावलंबी बनाया जाए और देश को मजबूत बनाया जाए। गांधी जी ने क्या कहा, द ब्यूटीफुल ट्री। गांधी जी ने भारतीय शिक्षा को क्या कहा था, द ब्यूटीफुल ट्री कहा था, जिसके पीछे कहा था गांधी जी ने शिक्षा के बारे में पाया भारत में शिक्षा सरकारों के बजाय समाज के अधीन थी। इसमें भैया गांधी जी ने क्या कहा कि 7 से 14 वर्ष के सभी वालों को निःशुल्क शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जाता, और भैया मानवीय गुणों का विकास करना, शरीर, हृदय और मन, आत्मा को सामंजस्यपूर्ण विकास करना, स्थानीय उत्पादों को बेहतर करना, और गांधी जी के अनुसार बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना, शरीर, ये जो चीज़ें थी। इसके बाद में शिक्षा दर्शन के उद्देश्य में शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य, सर्वोच्च उद्देश्य, तात्कालिक उद्देश्य को जिसको नियमित शिक्षा और शीघ्र प्राप्त किया जा सके, जिसमें बच्चे का जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और जो भी बेरोजगारी है इससे मुक्त हो सके। जो भी सांस्कृतिक उद्देश्य था, बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसकी संस्कृति के व्यवहार को परिलक्षित करे, बेहतर बनाए। पूर्व विकास का उद्देश्य जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दे। चारित्रिक विकास, बच्चे के चारित्र का विकास हो, जैसे कि नैतिक शिक्षा को। मुक्ति का उद्देश्य यानी कि साविद्या या विमुक्ति, यानी कि विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए, तो ये भी कहा गया विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में। और मनुष्य के अंतिम अवसर के जो भी विकास हो वो सर्वोच्च उद्देश्य हो और सर्वोच्च विकास हो। तो इतनी चीज़ें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अगर अच्छा लगा हो तो सभी मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और भैया नॉन स्टॉप आपके सभी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, और पढ़ने के लिए भैया जो भी यूनिट वाइज वीडियोस आपके अपलोड की गई हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।